Kohli goes down the ground, Kohli goes out of the ground. He is not just a king, he is a genius. The shot of an emperor. ये सब लाइनें सुनने को मिली थी लास्ट टाइम जब इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने हुए थे 1 साल पहले T20 वर्ल्ड कप में, जहां विराट कोहली ने ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान के घुटने टिकवा दिए थे। उस मैच के बाद फाइनली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला हो रहा है 2 सितंबर को एशिया कप में, लेकिन इस बार ये एशिया कप ओडीआई फॉर्मेट में खेला जा रहा है। लास्ट टाइम ओडीआई फॉर्मेट में इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने हुए थे 2019 वर्ल्ड कप में, जहां पे रोहित शर्मा ने एक सेंचुरी बनाई थी, विराट कोहली ने हाफ सेंचुरी बनाई थी और वो मैच काफ़ी कंफर्टेबली इंडिया जीत गई थी। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मैच कभी भी इजी नहीं होता, बहुत सारा प्रेशर होता है। दोनों देश के करोड़ों लोग मैच को देख रहे होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस का बोझ प्लेयर्स हमेशा महसूस करते हैं। भले ही वो कहें कि इट्स जस्ट अनदर गेम, बट वी नो इट इज नॉट। तो आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान की प्लेइंग 11s को और देखते हैं कि कौन कितने पानी में है। ये कंपैरिजन हम करने वाले हैं 4 पार्ट्स में। पहले में कंपेयर करेंगे दोनों टीम के ओपनर्स, दूसरे में दोनों टीम के मिडिल ऑर्डर, तीसरे में दोनों टीम के ऑलराउंडर और चौथे में बॉलिंग अटैक। चारों कैटेगरीज को कंपेयर करने के बाद ओवरऑल देखेंगे कि किसकी प्लेइंग 11 ज़्यादा तगड़ी बन रही है। अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब लग रही है तो भाई माफ़ करो, 2 दिन से बुखार में पड़ा हुआ था। ये वीडियो वैसे कल आनी थी, लेकिन बुखार की वजह से हालत बहुत ख़राब थी, 103 बुखार हो रखा था और हल्की सी खांसी भी है, जिसकी वजह से आवाज़ काफ़ी गड़बड़ चल रही है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। इसी के साथ शुरू करते हैं वीडियो। पार्ट 1 कंपेयरिंग दी ओपनर्स। दोनों ही टीम के ओपनर्स के बीच में कंपटीशन कितना इंटेंस है वो आपको इस बात से पता चल जाएगा कि इन 4 में से 3 खिलाड़ी ओडीआई बैट्समैन रैंकिंग में टॉप 10 में आते हैं और जो एक खिलाड़ी नहीं आता टॉप 10 में, उसका नाम और काम दोनों इतने बड़े हैं कि उस प्लेयर का खौफ हमेशा बना रहता है। तो ओडीआई रैंकिंग में नंबर 3 पे है इमाम उलग, 4 नंबर पे है शुभमन गिल, 5 नंबर पे है फकर जमान और रोहित शर्मा है 11 नंबर पे। तो बात अगर करें रिसेंट फॉर्म की तो उसके लिए कंसीडर कर रहा हूं मैं पिछले 12 महीने के स्टार्ट्स। शुरू करते हैं रोहित शर्मा से। पिछले 1 साल में खेले गए ओडीआईज में रोहित शर्मा का एवरेज 46 और स्ट्राइक रेट 106 का रहा है, जो कि उनके स्टैंडर्ड से बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन रिसेंट टाइम्स में रोहित शर्मा ने थोड़ा अटैकिंग माइंडसेट से खेलने की कोशिश ज्यादा की है, इसीलिए उनका एवरेज भले ही थोड़ा नीचे आया हो लेकिन स्ट्राइक रेट थोड़ा ऊपर गया है। हालांकि हमें रोहित शर्मा से हमेशा ही थोड़ी ज्यादा ही उम्मीद रहती है, तो हम यही उम्मीद करेंगे कि वो कुछ बेहतर ही करके दिखाएं हमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के इस मैच में। बात अगर करें इंडिया के दूसरे ओपनर शुभमन गिल की, तो उनका तो भाई पिछला 1 साल फैंटास्टिक रहा है। पिछले 1 साल में खेले गए ओडीआईस में उनका एवरेज 68 और स्ट्राइक रेट 109 रहा है। दोनों ही पैमानों पे वो उम्मीद से ज़्यादा ही कर रहे हैं और इंडिया के लिए वो तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं पाकिस्तान के सामने। उनसे ज़रूर एक बड़ी पारी की उम्मीद करी जा सकती। अब देखें अगर पाकिस्तान के पहले ओपनर इमाम उल हक को, तो उनका पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा खास नहीं रहा है। पिछले 1 साल में खेले गए ओडीआई मैचेस में उनका एवरेज 40 और स्ट्राइक रेट सिर्फ 77 रहा है, जो कि काफ़ी ऑर्डिनरी है। साथ ही एशिया कप के पहले मैच में नेपाल के खिलाफ भी वो ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए और सस्ते में ही निपट लिए। बात अगर करें पाकिस्तान के दूसरे ओपनर की, जो है फकर जमान, उनका पिछले 1 साल में खेले गए ओडीआई मैचेस में एवरेज रहा है 54 और स्ट्राइक रेट रहा है 90। एवरेज उनका अच्छा है लेकिन स्ट्राइक रेट आजकल के ओडीआईस के मुकाबले से ओके है। तो अगर ओवरऑल मैं इन दोनों टीम्स के ओपनर को कंपेयर करूं तो मेरे हिसाब से पलड़ा इंडियन ओपनर्स का ज़्यादा भारी दिखाई देता है। तो यहाँ पे मैं पहला पॉइंट देना चाहूँगा इंडियन टीम को। अब बढ़ते हैं हम पार्ट 2 में, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोनों टीम के मिडिल ऑर्डर की। शुरू करते हैं पहले प्लेयर से। आपने गेस तो कर ही लिया होगा, जी हाँ, विराट कोहली 3 नंबर पे खेलने वाले हैं। और भाई 2021 और 22 की खराब फॉर्म के बाद में 23 में बहुत ही बेहतरीन कमबैक किया विराट कोहली ने। 2 साल की खराब फॉर्म के बाद भी उन्होंने अपनी रैंकिंग 9 नंबर पे ले आए हैं वापस। पिछले 1 साल में खेले गए ओडीआई मैचेस में उनका एवरेज रहा है 53 और स्ट्राइक रेट रहा है 116। भाई देख रहे हो स्ट्राइक रेट कहाँ ले गया वो आदमी। हालांकि विराट कोहली ने अपने लिए स्टैंडर्ड्स कुछ ऐसे सेट किए हैं कि ये भी थोड़ा कम ही लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उन पर। हम सबको पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ तो वो हमेशा ही कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल ही करने की कोशिश करते हैं, तो इस बार एशिया कप में भी पाकिस्तान के अगेंस्ट में उनसे कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इंडिया के नंबर 3 के बाद बात अगर करें पाकिस्तान के नंबर 3 की, तो वो है उनके कैप्टन बाबर आजम। भाई बाबर आजम एक सीरियस टैलेंट है, इस बात को कोई भी क्रिकेट फैन नकार नहीं सकता। और नकारे भी कैसे, ओडीआई बैट्समैन रैंकिंग में टॉप पे बैठा है वो आदमी, रैंकिंग 1 पे।
हालांकि अगर उनके रीसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले एक साल में खेले गए ओडीआईज में उनका एवरेज 51 और स्ट्राइक रेट सिर्फ 81 है, जो कि मेरे हिसाब से बाबर आजम के लेवल के प्लेयर के लिए थोड़ा सा ऑर्डिनरी है। हालांकि एशिया कप के पहले ही मैच में उन्होंने नेपाल के अगेंस्ट 154 बनाए, लेकिन वो मुल्तान में बनाए जहाँ की फ्लैट पिचेस के बारे में हम सबको पता है। लेकिन हमारा उनके साथ मैच होने वाला है श्रीलंका पे, जहाँ पे गेंदबाजों के लिए काफ़ी हेल्प रहेगी, तो इतना आसान नहीं होने वाला उनके लिए। अब बात कर लेते हैं इंडिया के नंबर 4 की। कई सालों से हम काफ़ी सारे बैट्समैन ट्राई कर सकते हैं इस पोजीशन पे, पर आखिरकार ऐसा लग रहा है कि श्रेयस अय्यर के साथ जाके वो 4 नंबर की सर्च खत्म हुई है। हालांकि इनकी रीसेंट फॉर्म पे कुछ कमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले एक साल में इन्होंने सिर्फ 3 ओडीआई मैचेस खेले हैं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से इंजरी से बाहर है। उन 3 मैचेस में भी इनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था। इनका एवरेज सिर्फ 31 और स्ट्राइक रेट 105 रहा था। इंजरी के बाद वापस कर रहे हैं, तो इनकी फॉर्म के बारे में भी कुछ कॉन्क्रीट कह पाना मुश्किल नहीं है। तो ये एक अननोन एंटिटी के तौर पे रहेंगे। इनका कुछ पता नहीं है क्या करेंगे उस मैच में, अच्छा खेलेंगे या कैसा खेलेंगे। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के नंबर 4 की, जो कि है उनके विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान। पिछले एक साल में खेले गए ओडीआईज में उनका एवरेज 57 और स्ट्राइक रेट 91 रहा है। ये परफॉर्मेंस 4 नंबर पे आते हुए काफ़ी अच्छा मानूंगा मैं, और वो अच्छी फॉर्म में भी नजर आ रहे हैं। हालांकि नेपाल के अगेंस्ट ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, बॉडी बचाने के चक्कर में विकेट दे बैठे, लेकिन फिर भी इनसे अच्छे रन्स की एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान के लोग तो कर सकते हैं, हम तो नहीं करना चाहेंगे। अगले बैट्समैन की बात कर लेते हैं। 5 नंबर पे इंडिया के लिए खेलने वाले हैं हमारे विकेट कीपर बैट्समैन ईशान किशन। पिछले एक साल में इनका ओडीआई परफॉर्मेंस भी काफ़ी ऑर्डिनरी रहा है। इनका एवरेज 36 और स्ट्राइक रेट 99 रहा है। काफ़ी चांसेस इनको दिए गए हैं, और रीसेंट वेस्ट इंडीज सीरीज में इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, 3 हाफ सेंचुरीज लगाई, तो इनसे भी मिडिल ऑर्डर में अच्छे रन्स की उम्मीद की जा सकती है। आते हैं इस कैटेगरी के लास्ट प्लेयर पे, जो है पाकिस्तान के लिए नंबर 5 पे खेलने वाले सलमान अली आगा। पिछले एक साल में इनका परफॉर्मेंस भी थोड़ा ईशान किशन की तरह ही रहा है। इनका एवरेज 37 और स्ट्राइक रेट 101 रहा है, जो कि ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है 5 नंबर को देखते हुए। तो दोनों टीम्स के मिडिल ऑर्डर के कंपैरिजन में मुझे लगता है कि पाकिस्तान का पलड़ा थोड़ा भारी है। हमारी तरफ से विराट कोहली भले ही बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर और ईशान किशन दोनों की फॉर्म पे थोड़ा सा सवाल है, जिस वजह से मुझे लगता है कि ये पॉइंट पाकिस्तान को जाना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 में, जहां हम कंपेयर करने वाले हैं इन दोनों टीम्स के ऑलराउंडर्स को। शुरुआत करते हैं हमारे पहले यूनिक ऑलराउंडर से, जो कि है हार्दिक पांड्या। पिछले एक साल में खेले गए ओडीआई मैचेस में बैटिंग में इनका एवरेज है 31 और स्ट्राइक रेट है 97, जो कि ठीक ठाक है। मेरे हिसाब से इन्हें और बेहतर करना चाहिए था, दोनों ही चीज़ें, क्योंकि डेथ ओवर्स में आएंगे तो 97 से अच्छा स्ट्राइक रेट चाहिए और 31 से अच्छा एवरेज भी चाहिए, क्योंकि नॉट आउट जाने वाले हैं। बॉलिंग में बात की जाए तो वहाँ पे इनका एवरेज 34 और इकॉनमी रेट 6 का रहा है, जो कि फिर से ठीक ठाक ही है, और बेहतर की उम्मीद की जा सकती है। अब पाकिस्तानी टीम जो है वो 6 नंबर पे प्योर ऑलराउंडर नहीं खिलाती है, वो इफ्तिकार अहमद को खिलाते हैं, जो थोड़ी बहुत पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेते हैं। तो उनकी अगर मैं बैटिंग की बात करूँ तो पिछले एक साल में उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। 56 का उनका एवरेज है और 106 का उनका स्ट्राइक रेट है, और अभी उन्होंने नेपाल के खिलाफ भी एक बेहतरीन सेंचुरी लगाई थी प्रेशर सिचुएशन में आके, काफ़ी अच्छे स्ट्राइक रेट से। बात करें अगर इंडिया के दूसरे ऑलराउंडर की, जो कि हैं सर रविंद्र जडेजा, तो उनका पिछले एक साल में खेले गए ओडीआईस में एवरेज है सिर्फ 37 और स्ट्राइक रेट है सिर्फ 59। चौंके मत। उनके जो आंकड़े हैं वो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज सीरीज़ के हैं, जहां पे सभी मैचेस काफ़ी लो स्कोरिंग रहे थे, 200, 250 इसके आसपास के रहे थे। तो उन्हें ज़्यादा बैटिंग का मौका मिला नहीं, और मिला तो ज़्यादा रन्स बनाने का मौका भी नहीं मिला, इसलिए वो स्ट्राइक रेट 59 है। आई एम श्योर कि इससे बेहतर बैटिंग वो कर पाएंगे अगर उन्हें मौका मिला पाकिस्तान के अगेंस्ट। बात अगर करूँ उनकी बॉलिंग की, तो उसमें उनका एवरेज 34 और इकॉनमी रेट 4.7 का रहा है। अब इसी चीज़ को देखें तो वो लो स्कोरिंग पिचेस पे खेले हैं, तो 4.7 का इकॉनमी रेट मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, इसको और कम होना चाहिए था, और 34 से भी उनका एवरेज कम होना चाहिए था। तो बॉलिंग परफॉर्मेंस भी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है, और बेहतर होना चाहिए। अब अगर देखें पाकिस्तान के टेक्निकली पहले ऑलराउंडर को, तो वह है शादाब खान। पिछले एक साल में उनका बैटिंग में एवरेज रहा है 31 और स्ट्राइक रेट रहा है 106। 7 नंबर पे आते हैं, तो एवरेज 31 ठीक ठाक है, और स्ट्राइक रेट 106 काफ़ी अच्छा है। वहीं बॉलिंग में उनका एवरेज रहा है 37 और स्ट्राइक रेट रहा है 5.26 का। ये भी थोड़ा ज़्यादा ही है, ज़्यादा अच्छा बॉलिंग परफॉर्मेंस नहीं लग रहा, लेकिन वो मोस्टली पाकिस्तान के फ्लैट ट्रैक्स पे खेले हैं, जिस वजह से उतने इंप्रेसिव नंबर्स नहीं हैं। नहीं तो ये बॉलर काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने नेपाल के खिलाफ हुए मैच में भी दिखाया, 4 विकेट चटकाए
और श्रीलंका के टर्निंग ट्रैक्स पे ये इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा सरदर्द बन के उभर सकते हैं। तो अब अगर ओवरऑल कंपेयर किया जाए इन दोनों टीम्स के ऑलराउंडर को, तो मेरे हिसाब से इंडिया का पलड़ा थोड़ा भारी नज़र आ रहा है। पहली बात तो उनके पास 3 ऑलराउंडर्स हैं, इफ्तिकार अहमद मेरे हिसाब से ऑलराउंडर नहीं है। दूसरी बात, मेरे हिसाब से तीनों ही ऑलराउंडर्स का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि इंडिया के पास 3 है और पाकिस्तान के पास 2, तो इसलिए मेरे हिसाब से ये पॉइंट इंडिया को जाएगा। तो अब आ चुके हैं हम इस वीडियो के आखिरी पार्ट में, जहां हम कंपेयर करने वाले हैं इन दोनों टीम्स के मेजर 3 बॉलर्स को। तो शुरू करते हैं इंडिया के मेन स्पिनर से, कुलदीप यादव। इनका पिछले 1 साल में परफॉर्मेंस लाजवाब रहा है। इनका एवरेज सिर्फ 17 का और इकॉनमी रेट 4.8 का रहा है। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करते आ रहे हैं पूरे साल और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बनने वाले हैं टर्निंग ट्रैक्स पे, ये बात मैं लिख के दे रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के यंग सेंसेशन नसीम शाह की। उनका पिछले 1 साल में एवरेज रहा है 19.5 का, इकॉनमी रेट रहा है 4.8 का। ये भी तगड़ी टक्कर दे रहे हैं भाई, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है इनका भी पिछले साल में। अगला नंबर है इंडिया के पावर प्ले के ट्रम्प कार्ड का मोहम्मद सिराज। भाई इनका परफॉर्मेंस तो 1, 2, 3 लेवल ऊपर है बाकी सबसे। पिछले 1 साल में इनका एवरेज 13 का रहा है भाई, सिर्फ 13 का, 13, और इकॉनमी रेट 4.6। बहुत ही लाजवाब। पावर प्ले में 1 या 2 विकेटें पक्का लेके जाने वाले हैं, ये भी मैं लिख के दे रहा हूँ। अब आते हैं हम पाकिस्तान के टॉल लेफ्ट आर्म पेसर शाहीन शाह अफरीदी पे। ये तो भाई हमेशा ही इंडिया पाकिस्तान मैचेस में इंडियन टॉप ऑर्डर के लिए बड़ी समस्या बन के उभरे हैं। पिछले 1 साल में इनका एवरेज 21 और इकॉनमी रेट 5 का रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। हालांकि नेपाल के खिलाफ रिसेंटली हुए मैच में थोड़े से आउट ऑफ टच नज़र आ रहे थे, जो कि अच्छी खबर है इंडियन बैट्समैन के लिए, लेकिन फिर भी भाई ध्यान से खेलना पड़ेगा, इनको बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते। अब आते हैं इंडिया के लास्ट बॉलर पे, हमारे यॉर्कर स्पेशलिस्ट बूम बूम बुमराह, जसप्रीत बुमराह। ओडीआईज में इनके रिसेंट फॉर्म का कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि पिछले 1 साल में इन्होंने कोई ओडीआई खेला ही नहीं है। अगर मैं 2022 में खेले गए ओडीआईज की बात करने लगूं, तो वहां पे इनका एवरेज 15.8 और इकॉनमी रेट 4.3 का रहा है। अच्छा परफॉर्म करते ही हैं जसप्रीत बुमराह, लेकिन लंबी इंजरी के बाद ओडीआई में वापसी कर रहे हैं। आयरलैंड सीरीज में अच्छी बॉलिंग करके आए, लेकिन वो T20 मैचेस थे, 4 ओवर डालने थे। 10 ओवर बॉलिंग करना और 50 ओवर फील्डिंग करना एक मेजर चैलेंज होने वाला है जसप्रीत बुमराह के लिए। तो इन पे सबकी निगाहें टिकी होगी कि ये कैसा परफॉर्म करने वाले हैं। और अब लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, रऊफ लाला, हैरिस रऊफ। पिछले 1 साल में इनका एवरेज 29 और इकॉनमी रेट 5.8। इनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन अभी अफगानिस्तान के साथ जो सीरीज हुई थी वहाँ पे इन्होंने 5 विकेट हॉल लिया था। अभी नेपाल के अगेंस्ट जो मैच हुआ था वहाँ भी इन्होंने 2 विकेट चटकाए थे। अच्छी बॉलिंग रिदम में लग रहे थे, अच्छे गेंदबाज हैं, इनके खिलाफ भी सावधान रहना पड़ेगा। बॉलिंग अटैक्स के कंपैरिजन में भी मामला बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा है भाई। टफ कंपटीशन है, इंडिया के 2 पेसर्स और 1 स्पिनर और पाकिस्तान के 3 पेसर बैटरी में तगड़ा कंपटीशन। लेकिन अगर आप स्टैट्स को देखें ओवरऑल तीनों बॉलर्स के, तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट इंडिया को जाएगा। तो इन कंक्लूजन मेरे हिसाब से इंडिया का पलड़ा इस मैच में भारी है। इंडिया का टॉप ऑर्डर, ऑलराउंडर्स और बॉलिंग अटैक ज़्यादा पोटेंट नज़र आ रहा है। सिर्फ मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा डाउट है इंडिया के, नहीं तो बाकी सब कुछ ऑन पेपर पाकिस्तान से बेटर लग रहा है। और मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि इंडिया ये मैच जीत जाए, पाकिस्तान से बेहतरीन एक मैच देखने को मिले, पर इंडिया जीत जाए। अब अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल है कि मैंने ये प्लेइंग 11 क्यों और कैसे चूज़ की, तो इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। बाकी भाई इतनी मेहनत की है, बीमार होते हुए भी इतनी रिसर्च की है, उसके लिए 1 लाइक तो बनता है। तो प्लीज़ लाइक करके जाना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लो ऐसी वीडियोज़ के लिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टड़ा बाय, सी यू।